आपका स्वागत है हमारे साथ। अब बजट से क्या उम्मीदें हैं, इस पर बात करने के लिए एसएलसीएम ग्रुप के सीईओ संदीप सब्रवाल जुड़े हैं। संदीप नमस्कार, शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए। बजट की बात करें उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि 2022 का साल इंडस्ट्री के लिए कैसा बीता? सोमिशा जी, 2022 एक वॉटरशेड ईयर था। बहुत तरक्की की ये सेक्टर, बहुत ज्यादा ये सेक्टर लाइमलाइट में भी आया। एग्रीटेक एक बज़वर्ड बन गया, परंतु साथ में एक कॉशियस सेंटीमेंट भी है, क्योंकि जिस तरह विंटर टाइम जो आप जो इन्वेस्टमेंट रहा है होती हुई दिखी बाकी सेक्टरों में, उसका थोड़ा बहुत असर एग्री सेक्टर में भी पड़ा है। और लोगों की उम्मीदें जो जागी हुई थी कि एग्री सेक्टर में जो एक इवेंट बन रहा है जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स सारी दुविधाएं एक ही बारी में सॉल्व हो जाएंगी, वो थोड़ी धीरे धीरे वो उम्मीदें अब रैशनलाइज होने लग गई हैं और लोग कॉशियसली सेक्टर को देख रहे हैं। परंतु 2022 और 23 और 24 ये 2 सालों की भी बात मैं करूंगा तो एग्री सेक्टर फोकस में ही रहेगा, क्योंकि यही एक सेक्टर है कि जो कोविड में और कोविड के बाद भी कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखा रहा है। जबकि बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर हम देखें, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो उसमें भी एक स्लाइड आया है, परंतु एग्री सेक्टर की ग्रोथ में 3-3.5% जो पर एनम इस पे ग्रोथ आ रही है वो स्टेडी है। हाँ संदीप, जहाँ तक एनबीएफसी एज अ सेक्टर का सवाल है, क्रेडिट फाइनेंसिंग की अगर जहाँ पर हम बात करते हैं तो क्लियरली जैसे आपने कहा कि फोकस यहाँ पर है, कैपिटल भी इस तरफ यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो सब्सिडीज हैं, जो इजी मनी है, क्या वो एनबीएफसीज एंड क्रेडिट फाइनेंसिंग कंपनी किसके पास आ रहा है? और अगर बजट में कुछ वहां पर आस्क हो तो क्या होगा? तो आई थिंक सबसे बड़ा आज तो बजट पे यही है कि जैसे गवर्नमेंट नाबार्ड को सब्सिडाइज कैपिटल देती है, चीपर पूल ऑफ क्रेडिट्स अवेलेबल कराती है, वो सेम चीपर पूल ऑफ क्रेडिट एनबीएफसीज को भी प्रोवाइड करना चाहिए। उसका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रैशनल है मनीषा जी ये कि अगर आप एनबीएफसी देखें, जैसे हमारी एनबीएफसी है, हम लोग जब फार्मर को लोन दे रहे हैं या एफपीओस को लोन दे रहे हैं तो हमारा जो ऋण है वो ऋण का सब्जेक्ट रेट जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है बैंक के ऋण के रेट से। और हम लोग कहाँ से ऋण लाएंगे? अगर हमने आगे पैसा बांटना है तो हम भी तो कमर्शियल बैंक के पास ही जाके पैसा लेंगे। और पिछले एक तिमाही और पिछले एक हाफ में अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट्स कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए एक सबसे बड़ा आई थिंक आस्क यही है इस बजट में कि जो आरबीआई अलाउ करती है, नाबार्ड को कैपिटल पूल देती है एट चीपर रेट्स, वो सेम कैपिटल पूल हमारे एनबीएफसीज को भी प्रोवाइड किया जाए। साथ ही साथ अगर हम स्टोरेज और वेयरहाउसिंग एज एन इंडस्ट्री को देखें, यहाँ पर आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एक आस्क रहा है कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, जो फिलहाल अभी तक भी होता हुआ नहीं नजर आया। रेगुलेटर भी यहाँ पर अभी तक जो WDRA की हम बात देखते रहते हैं वहां पर भी नहीं है। एज दिस इंडस्ट्री आपको क्या लगता है बजट से कुछ निकल के आएगा? तो देखिए मनीषा जी, पिछले 3 बजटों से हम वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा छोटा सा आस्क है हमारा, और वो आस्क है जीएसटी रैशनलाइजेशन का। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अगर आप रबी और खरीफ की क्रॉप देखते हैं तो ये क्रॉप आती तो 4 महीनों में है, परंतु 12 महीने के में इसकी कंजम्पशन है। तो इसका 8 महीने एक क्रॉप गोदामों में रहेगी। जब ये गोदामों में रहेगी तो गोदामों का भाड़ा इस क्रॉप के ऊपर एक कॉस्ट है। अब जब हम लोग ये गोदाम भाड़े पे लेते हैं तो ये लीज ट्रीट की जाती है, कमर्शियल लीज, जिसपे हमारे पास 18% जीएसटी का इनपुट लगता है। परंतु जब हम इनको चारण करके इसके आगे सर्विसेज देते हैं तो एग्री सर्विसेज में कोई जीएसटी लागू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 18% जो कॉस्ट है वो हमारे बैलेंस शीट पे आ रही है। इसका ट्रांसलेशन समझिए कि जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके ऊपर ये क्रॉप निर्भर है, उस सर्विसेज में 70% खर्चा वेयरहाउसिंग का है। तो 70% के ऊपर 18% आपकी कॉस्ट बढ़ रही है ज्यादा। इसका मतलब क्या होगा कि सीधा 12% का कॉस्ट आपका बढ़ रहा है एनुअली। और वो हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो गोदाम संचालन हो रहे हैं एग्रीकल्चर इनपुट के लिए, उनके ऊपर जीएसटी हटाया जाए और उसका हमारे को बेनिफिट मिलना चाहिए। ये और इससे क्या है, इन्फ्लेशन ही कम होगी, क्योंकि अगर हमारे कॉस्ट 12% घटेगा तो कंज्यूमर को ही 12% घट के मिलेगा ना जी। आशा करते हैं, जैसे आपने कहा 3 साल से आप ये आस कर रहे हैं, आशा करते हैं कि इस बार हमें यहाँ पर कुछ पॉजिटिव इस लिहाज से देखने को मिले। संदीप, एक और चीज, जैसे आपने कहा काफी सारे बज़वर्ड्स रहे हैं पिछले 2 साल में, एग्रीटेक भी एक बज़वर्ड रहा है। टेक्नोलॉजी जिस तरह से हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर में आते हुए देखी और जिस तरह का पुश सरकार की तरफ से आया है, यहाँ पर क्या उम्मीदें हैं? देखिए, एग्रीटेक में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि जो माहौल बन गया है वो माहौल ये है कि सबको ये उम्मीद आ रही है कि जैसे ई कॉमर्स सेक्टर में एक आया या यूपीआई से एक रेवोल्यूशन इस कंट्री में आया, एग्रीटेक से भी वो रेवोल्यूशन आएगा। वो रेवोल्यूशन एक्चुअली आज की डेट में नहीं है, वो रेवोल्यूशन पिछले 7 साल से आ रहा है। सिर्फ ये है कि पिछले 1.5 सालों में कोविड के बाद इसका जो हाईलाइट, ये एक सेक्टर हाईलाइट हो गया कि एग्रीटेक से रेवोल्यूशन जल्दी आएगा और इसमें संचारू रूप से हमारे फार्मर्स को, हमारे इंटरमीडिएट को बहुत हेल्प मिलेगा।
इसमें ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारा पुश है। अभी इनाम एक इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो चल रहा है, इसमें हमारा यही आस्क है कि एग्रीटेक सेक्टर को या जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसकी वजह से हमारे स्टोरेज लॉसेस कम होते हैं या फाइनेंशियल इंक्लूजन होती है, उस सेक्टर को थोड़ा बहुत टैक्स बेनिफिट्स मिलने चाहिए, कोई टैक्स इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, ताकि वो इस जगह पे और एंटरप्रेन्योर्स आए और कंपनीज आए एंड और जो रेगुलरली कंपनीज इसमें काम कर रही हैं उसका बेनिफिट लेके आगे कंज्यूमर को पास ऑन करें। एब्सोल्युटली संदीप, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही सिंपल, सटीक और डायरेक्ट तरीके से हमें ये बताने की कोशिश करी है कि क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर, क्या आस्क हैं और क्या उनका यहाँ पर फायदा हो सकता है कंज्यूमर को और किसान को भी यहाँ पर आगे जाकर। तो होपफुली फाइनेंस मिनिस्टर उसको यहाँ पर जरूर मद्देनजर रखेंगे। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एग्री स्पेस पे अभी एक नजर डाल लेते हैं यहाँ पर, जहां पर फिर से बढ़त बनती हुई नजर आई है। और जाने से पहले रवि, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के स्ट्रैटेजी जब आप एग्री एज अ सेक्टर में देखते हैं, क्योंकि अगर आप FAO का वर्ल्ड इंडेक्स देखें फूड के हिसाब से तो वहां पर तो दिसंबर में 9वें महीने में लगातार हमने भावों में गिरावट आते हुए देखी है। लेकिन एक कंसर्न यहाँ पर FAO ने जताई है, वो ये कि भाव अभी भी अपने हाइज के बहुत करीब हैं और आगे जाकर फ्यूचर सप्लाईज को लेकर चिंता अभी भी है और उसका फायदा हमने क्रॉस कमोडिटीज में आता हुआ देखा। जरूर से अक्रॉस द कमोडिटी अभी नया बेस बन गया, वो मान के चल जाना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम होता है कि हम पुराने लोस देख के लोग ऐसा सोचते हैं कि प्राइस वहां आएगा। पर मुझे लग रहा है कि जो एक बड़ा रिस्ट्रक्चर हुआ, बड़ा कोविड के बाद सप्लाई डिस्टर्बेंस हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो अभी हुआ है, तो सब अभी कंजर्वेटिव होकर चल रहा है और प्राइसेस यही रहेंगे। प्राइसेस में मुझे कोई बड़ी सिग्निफिकेंट गिरावट की एक्सपेक्टेशन ना तो ऑयल एंड ऑयल सीड में दिख रही, ना तो स्पाइसेस और ना तो गुआर कॉम्प्लेक्स में दिख रहे। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस इंटेक रहने चाहिए। फार्मर के लिए भी पॉजिटिव है और पूरी इंडस्ट्री एंड सप्लाई चेन के लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर प्राइस बढ़ेगी तो एज ए इकोनॉमी हमें फायदा होगा, क्योंकि इंडिया में 50% तक पॉपुलेशन है वो एग्री या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। तो एज ए इकोनॉमी भी हमें काफी उसका फायदा होना है। और एग्री एंड रूरल कंजम्पशन की स्टोरी कोविड में भी नेगेटिव नहीं गई थी, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टोरी आगे इंटेक रहेगी। प्राइसेस में मुझे अभी भी लग रहा है कि अभी वैक्यूम है, वो अभी गुआर कॉम्प्लेक्स एंड ऑयल सीड में सोया ऑयल, CPO एंड सोयाबीन में मैं मान रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल लिंक कमोडिटी है उसमें बॉटम बन गया है और शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। ऑल राइट, और अच्छी खासी तेजी के साथ आपकी स्क्रीन पे कारोबार गुआर सीड और गुआर ग्रम में 6% का अपर सर्किट फिलहाल आपकी स्क्रीन पे, और जैसे रवि ने कहा तेजी यहां पर बरकरार रह भी सकती है। बहुत शुक्रिया रवि साथ जुड़ने के लिए। तमाम कमोडिटीज पर राय के लिए भी इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो आवाज समाचार लेकर आएंगे।